फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम अपने फीमेल लीड रुआन को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड शिंग के साथ एक रूम में थी और उनके दरमियान हमें कुछ रोमांटिक मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। जिसके बाद रुआन शिंग से कहती है कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। तो शिंग कहता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद क्या तुमने फैसला कर लिया है कि तुम डाइवोर्स लोगी। ये बात सुनते हुए रुआन कहने लगी थी कि तुम्हारी नजरों में ये रिश्ता वैसे भी तो एक बोझ था, एक सौदा जो कि तुमने कर लिया और फायदा ही तो उठाते आ रहे हो अब तक इस रिश्ते का और मेरा। तो अब मेरी बारी है और मैंने फैसला कर लिया है कि ऐसे फोर्सफुल रिश्ते में मैं नहीं रहूंगी। और वो कुछ साल पहले के फ्लैशबैक्स को देखती है जहाँ पर ग्रैंडपा ने उसे बोला था कि अगर तुम विलिंग नहीं हो शिंग से शादी के लिए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिजनेस में फिर भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। लेकिन वो ग्रैंडपा की बात मान जाती है और उसने फैसला कर लिया था शिंग से शादी करने का। और फिर हम उसे देखते हैं ब्राइडल रूम में जहाँ पर वो रेडी हो रही थी कि इतने में आता है वहाँ पर शिंग और आकर वो रुआन से कहने लगा था कि बहुत ज्यादा खुश होना तुम्हारा मकसद जो पूरा हो गया, लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए मैं सारी केयर सारी अटेंशन उसे ही दूंगा। ये रिश्ता मेरे लिए सिर्फ एक सौदा है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। तुमने पैसे लिए हैं ना मेरे ग्रैंडपा से। ये बात सुनते हुए वो बोलती है कि मैंने उधार लिया है और शिंग उसे कहने लगा था कि बहुत अच्छे, जो लड़कियां पैसे से मान जाए उन्हें हैंडल करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना क्योंकि हम दोनों के दरमियान कभी कोई भी फीलिंग नहीं आने वाली। और ये कहते हुए शिंग वहाँ से चला गया था, लेकिन रुआन ने फिर भी उम्मीदें रखी थी। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर रुआन शिंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम तो चाहते थे कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ, हमारी शादी सिर्फ एक एग्रीमेंट ही तो थी, तो अभी तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है मेरी बातों पर। और शिंग उसके सामने आते हुए बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा बेरहम तो नहीं थी। तभी रुआन उसको धक्का देते हुए बोलती है तो यही तो चाहते थे तुम, और जैसा तुम चाहते थे मैं वैसे बन गई। डाइवोर्स एग्रीमेंट रेडी हो चुका है और वो साइन करते हुए यहाँ से आज मैं चली जाऊंगी, तो तुम भी पेपर साइन कर देना। और हाँ, एक और बात बता दूं तुम्हें कि अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जा रही हूँ मैं, यहाँ तक कि तुम्हारी कोई मेमोरी भी मैं साथ लेकर नहीं जाना चाहती हूँ। खुश रहो तुम अपनी जिंदगी में। और शिंग फिर से उसके क्लोज आकर अपने हाथ से उसके फेस को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ये विला भी नहीं, तो कैसे जिंदगी गुजारोगी तुम, सरवाइव कैसे करोगी, क्या भीख मांगोगी सड़कों पर जाकर। तो रुआन उसे रिप्लाई करती है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, मैं जो भी करूं, और वहाँ से जाने ही वाली थी जब शिंग उसे एक बैग देते हुए बोलता है कि इसे ले जाओ, मैं जानता हूँ कि डाइवोर्स होने वाली है हमारी, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम हमारी फैमिली को एम्बेरस करो। और रुआन उसके हाथ से बैग पकड़ते हुए बोलती है कि मैं कोई चीज एक्सेप्ट करूँ वो भी तुम या तुम्हारी फैमिली से, मुझे अब घिन आती है तुमसे भी और तुम्हारी फैमिली से भी और तुम्हारी दी गई चीजों से भी। ये कहते हुए उसने बैग नीचे जमीन पर फेंक दिया था और गुस्से से वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम सबको एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि शिंग तुम्हारी वाइफ अभी तक नहीं आई, और सब लोग यही बातें कर रहे थे कि वो आएगी भी नहीं। और वो आगे बढ़ते हुए बोलता है कि अरे ग्रैंडपा, आप उसके बारे में क्यों ही सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएगी और मुझे नहीं लगता कि उसे हमारी फैमिली की इज्जत की परवाह है भी। दूसरी तरफ हम रुआन को अपने गार्ड्स के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं जहाँ पर वो सोचने लगी थी कि शिंग और उसके फैमिली ने मुझे बहुत ह्यूमिलेट कर दिया, इससे ज्यादा मैं उन्हें करने की परमिशन नहीं दूंगी, और जिसने भी मेरा फायदा उठाने की या मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है उसे इसका हिसाब देना होगा। अपने सारे प्लान्स बनाते हुए वो जाकर गाड़ी में बैठ गई थी और कुछ ही देर में पहुंचती है उसे पार्टी में जहाँ पर सब उसे देखकर शॉक रह गए थे। और ग्रैंडपा खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली तुमने कर दिया। तभी हम बो को देखते हैं जो कि कहने लगा था कि तुम गिफ्ट लेकर आई हो या सिर्फ बातें करने आई हो यहाँ पर। तो रुआन बोलती है ग्रैंडपा, मैं आपके लिए आपकी पसंद का गिफ्ट लेकर आई हूँ, और उनके लिए एक कार्व की हुई प्लेट लेकर आती है। ग्रैंडपा उस प्लेट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन लोग यकीन नहीं कर पाते कि इतनी महंगी प्लेट वो उनके लिए ले आई। सबके जाने के बाद शिंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम ये गिफ्ट कहाँ से लेकर आई हो और तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो रुआन अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है कि तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं, बताया था ना तुम्हें। और शिंग कहता है कि तुम ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हो मुझे जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। और रुआन उसे रिप्लाई करती है यही तो चाहते थे तुम। जिसके बाद अपनी असिस्टेंट के साथ पार्टी खत्म होने के बाद वहाँ से बाहर जाने ही वाली थी, इतने में वहाँ पर बो आ जाता है वैन के साथ और वो फिर से उसे ह्यूमिलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार रुआन उनके इन सारे एक्ट में नहीं आने वाली थी। वो पेस्ट्री फेंकता है उसके ऊपर। इस पर रुआन बोलती है कि तुम जानते हो कि तुम फेल हो गई हो इस बार, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं ग्रैंडपा को सब कुछ बता दूं। ये बात सुनते हुए बो और वैन बहुत ज्यादा डर गए थे और वो कहती है कि इस पेस्ट्री को उठा कर खाओ, और फ्लैशबैक को याद करने लगी थी कि कुछ साल पहले कैसे वो इसी तरह उसे ह्यूमिलेट कर रहे थे। उसके मुंह पर केक लगाया और उसके बाद उसके ऊपर पूल का पानी फेंकने लगे। कुछ देर में वहाँ पर आता है शिंग जो कि कहने लगा था कि इस ह्यूमिलेशन की आदत डाल लो तुम, और
अब वो सोचने लगी थी कि अब जो होगा तुम्हारे साथ होगा और भुगतना तुम्हें पड़ेगा, मुझे नहीं। वो और वेन उसकी सारी बातें सुन रहे थे, बल्कि उसके इशारों पर नाच रहे थे। तभी वहाँ पर आता है शिंग, जो कि उससे कहने लगा था कि तुम पागल हो गई हो, ये क्या किए जा रही हो। रुआन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करती और चुपचाप वहाँ से चली गई थी। और उसको जाता देखकर शिंग सोचने लगा था कि आखिर कितने सीक्रेट्स हैं जो कि इसने मुझसे छुपा रखे हैं। और फिर हम देखते हैं उसे ज़ेंग के साथ वॉक करते हुए, जो कि उससे बोलता है कि क्या करना चाहती हो तुम। तो वो कहती है कि बहुत से प्लान्स है मेरे, कोई है जिस पर नजर रखी हुई है इस वक्त मैंने। और वो फ्लैशबैक को याद करती है कि वो डॉक्टर बन गई थी और सब लोग उसके डॉक्टर बनने पर बहुत ज्यादा खुश थे। और वो अपने सीनियर्स को बोलती है कि अपने सीनियर्स को वो कभी भी नहीं भूलेगी। दूसरी तरफ हम शिंग को देखते हैं, जो कि घर आकर बैठा था और घर सुना सुना देखकर उसे याद आने लगी थी रुआन की। और वो फ्लैशबैक्स को याद करता है कि कैसे रुआन उसके खाने का ख्याल रखती थी, उसके कपड़े प्रेस करती थी, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करती थी। शिंग को कभी उठकर खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि रुआन हर वक्त उसके साथ मौजूद थी। अब वो रुआन को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि कहाँ पर है वो। तो रुआन कहने लगी थी कि आखिर तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कहाँ पर हूँ मैं, हम छोड़ रहे हैं एक दूसरे को, तो मेरे बारे में ये सब सोचना छोड़ दो कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ। इतने में उसे पीछे से ज़ेंग की आवाज भी सुनाई दी थी। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें डाइवोर्स लेने का इतना ही शौक है, तो पेपर्स लेकर आ जाओ, मैं साइन कर देता हूँ। तो रुआन कॉल बंद करते हुए ज़ेंग से कहती है कि मैं जरा किसी काम से जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। और वहाँ से चली गई थी। और शिंग के पास पेपर ले जाते हुए बोलती है कि जल्दी से साइन कर दो। इस पर शिंग कहने लगा था कि बहुत ही जल्दी थी तुम्हें, इसीलिए इतनी जल्दी पहुँच गई। तो रुआन उसे टॉन्ट करते हुए बोलती है कि जैसे तुम्हें जो के साथ रहने की जल्दी थी। तो शिंग आगे बढ़ते हुए उसे किस कर देता है। तो रुआन ने उसे थप्पड़ मार दिया था और कहती है कि अपने लिमिट्स क्रॉस मत करो। इतने में शिंग को जो की कॉल आई थी, जो कि उसे बुलाने लगी थी, ये कहते हुए कि मेरे घर पर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, प्लीज जल्दी से आओ। शिंग कहता है कि मैं किसी को भेज देता हूँ, लेकिन वो कहने लगी थी कि तुमने प्रॉमिस किया था हमेशा मेरा ख्याल रखोगे। और शिंग रुआन की तरफ देखकर बोलता है कि मेरा वेट करना, मैं अभी वापस आता हूँ। इस पर रुआन कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या, तुम्हें लगता है कि मैं पागलों की तरह अभी भी बैठकर तुम्हारा वेट करूंगी। ये पड़े हैं डाइवोर्स एग्रीमेंट और इन पेपर्स पर साइन करने के बाद मुझे भिजवा देना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ गई थी, लेकिन आगे जाते हुए रुक कर पीछे मुड़कर उसको देखकर सोचने लगी थी कि इन 4 सालों में तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो शिंग। और फ्लैशबैक को याद करती है कि जब वो दोनों ग्रैंडमा से मिलने के लिए गए थे, लेकिन बीच में जो के कॉल आने की वजह से शिंग उसको छोड़कर चला गया था। रुआन ग्रैंडमा से बहाना बनाती है कि उसको कुछ जरूरी काम आ गया, लेकिन वापस आते हुए शिंग जो को साथ लेकर आ गया था। उन दोनों को साथ देखते हुए ग्रैंडमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उनसे काफी ज्यादा नाराज हो जाती है वो। लेकिन ज्यादा गुस्सा करने की वजह से ग्रैंडमा की तबीयत भी खराब होने लगी थी। तभी वहाँ पर आती है रुआन, जो कि ग्रैंडमा को हक करने के बाद शिंग से कहने लगी थी कि तुमने हमेशा मुझे ह्यूमिलेट ही किया, चलो डाइवोर्स ले लेती हैं। तो वो स्माइल करते हुए बोलता है कि यही तो मैं चाहता हूँ। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो उसको देखते हुए सोचने लगी थी कि फाइनली जो तुम चाहते थे मिल रहा है वो तुम्हें। रुआन जैसे ही वहाँ से गई थी, तो उसके सारे एम्प्लॉयज उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उसके सामने खड़े थे, जिनको देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। और दूसरी तरफ हम शिंग को देखते हैं, जो कि जो के पास पहुँच गया था। तो जो कहती है कि गलती से किसी ने मेरे दरवाजे को नॉक करना स्टार्ट कर दिया था। तो शिंग कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। इस पर जो से रोकते हुए बोलती है कि मुझे डर लग रहा है, प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, देखो तुमने वादा किया था कि मेरा ख्याल रखोगे। और शिंग फ्लैशबैक को याद करता है कि वो जंगल में बेहोश पड़ा था। जो वहाँ से गुजरती है और उसे बेहोश देखकर उसे हॉस्पिटल ले गई थी। और जब शिंग को होश आता है, तो उसने वादा किया था जो से कि हमेशा उसका ख्याल रखेगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट सीन में हम रुआन को देखते हैं, जो कि कुछ पिक्चर्स को देख रही थी और अपने भाई जियान की पिक्चर को देखते हुए सोचती है कि सबसे पहले मैं बदले की शुरुआत तुमसे करूंगी। और हम फ्लैशबैक में जियान को देखते हैं, जो कि रुआन के रूम में गया था और उसे बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जो आकर उसको रोकने लगी थी। और फिर जियान को डांटते हुए कहती है कि सारा कसूर ही तुम्हारा है, तुम्हारे डैड को बताती हूँ मैं। और जियान को लेकर वहाँ से चली गई थी। और जाते हुए जियान से बोलती है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ प्लान हो तो मुझे पहले से बता देना। तुम जानती हो कि अगर तुम्हारे डैड को ये सब पता चल गया तो तुम्हें मार डालेंगे वो, या फिर घर से निकाल देंगे। मुझे तुम्हारा कोई इंतजाम तो करना ही होगा। ये सब याद करते हुए रुआन ने तीर फेंका था उसकी पिक्चर के ऊपर और कहती है कि पहला शिकार तुम। और फिर हम जियान को देखते हैं जुआ खेलते हुए, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसको बताने लगे थे कि तुम्हारी सिस्टर को उसके इन लॉज ने घर से निकाल दिया। तो जियान कहता है ये सब कब हुआ। इस पर उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर है और तुम्हें उसके बारे में नहीं पता। तो जियान जल्दी से उठकर वहाँ से भाग गया था ताकि वो सच का पता लगा सके। और दूसरी तरफ हम रुआन को देखते हैं ज़ोएंग के साथ। तभी ज़ोएंग कहने लगा था कि क्या हमें बदला लेना चाहिए शिंग फैमिली से। इस पर वो बोलती है कि अभी नहीं, अभी तो तुम देखो कि हम शिकार को पकड़ते कैसे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ही शिंग आता है जो को
लेकर हॉस्पिटल, लेकिन वहीं पर वो देखता है रुआन को, तो परेशान होते हुए कहने लगा था कि तुम ठीक ही तो हो, क्या तुम्हें फीवर हो गया है, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो। इस पर रुआन कहती है कि यहाँ पर ज्यादा ड्रामे मत करो मेरे साथ, अपने काम से काम रखो। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ गई थी और शिंग और जो जाकर लाइन में लग जाते हैं, जहाँ पर लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी रुआन जाकर रूम में बैठती है तो उसे पीछे से आवाज देते हुए जो कहने लगी थी कि कहाँ जा रही हो, डॉक्टर अभी आई ही नहीं। इतने में नर्स आकर बोलती है कि हॉस्पिटल में खड़े होकर आप शोर मत करें। और सभी लोग कहते हैं कि अब डॉक्टर रुआन को चेक करवाने के लिए आए हैं और उसे ही बोल रहे हैं कि वो रूम में ना जाए। ये बात सुनते हुए तो वो दोनों ही शॉक रह गई थी और मौके का फायदा उठाते हुए जो शिंग से कहने लगी थी कि उसने जानबूझ के तुमसे ये सब छुपाया, मुझे लगता है कि वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती। सबको चेक करने के बाद रुआन बाहर आते हुए जो से कहने लगी थी कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो जो कहती है कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। इस पर रुआन कहती है क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो। और शिंग उसका हाथ पकड़कर साइड पर ले गया था। ये देखते हुए जो काफी ज्यादा जेलस फील करती है और शिंग कहने लगा था कि तुमने कब ये सब स्टार्ट किया और मुझे क्यों नहीं बताया। तो रुआन उसे रिप्लाई करती है कि क्या बताना जरूरी था और तुम होते कौन हो जिससे मैं ये सारी बातें बताऊं। तुम जरा अपने काम से काम रखो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। कभी तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ, किस हाल में हूँ? अगर तुमने नहीं पूछा तो मैं क्यों बताऊँ तुम्हें। रुआन वहाँ से जैसे ही घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में जियान उसका रास्ता रोकते हुए कहने लगा था कि क्या शिंग ने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया तो अब तुम कहाँ पर जाओगी। रुआन उसकी बातें सुन ही रही थी और उसे और ज्यादा प्रोवोक करने की कोशिश कर रही थी कि जिंग गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारने ही वाला था। तभी शिंग आकर उसे रोकते हुए वहाँ से भगा देता है डराकर। तो रुआन कहती है कि मेरे सामने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, अगर तुम यहाँ पर ना भी आते तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई थी और हम देखते हैं जियान को जो कि ड्रिंक करते हुए रास्ते में जा रहा था और किसी को कॉल करते हुए बोलता है कि मैं मजा चखाना चाहता हूँ उसको। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकियाँ देने की, मैं डरता नहीं हूँ रुआन से ना फिर शिंग से। लेकिन इतने में उसके पास कुछ चिट्स उड़ते हुए आई थी जिसको पढ़ते हुए वो डर गया था क्योंकि उसके ऊपर लिखा था कि अपनी लिमिट्स को क्रॉस मत करो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, हो सकता है कि तुम मारे भी जाओ। और वो चीखने लगता है कि कौन है जो कि मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, देखो मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी। नेक्स्ट मॉर्निंग रुआन जाती है ऑफिस में जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज उसे वेलकम करते हैं और एक लड़की दूसरी एम्प्लॉय से पूछने लगी थी कि कौन है ये। रुआन अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाती है और वो लड़की अपने कोलीग को बताती है कि तुम न्यू हो इसीलिए नहीं जानती हो इनको, ये है इस कंपनी के बॉस। और मजे की बात ये है कि ये एक डॉक्टर भी है। इस पर दूसरी एम्प्लॉय भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि एक डॉक्टर होने के साथ साथ बिजनेस वुमेन भी। दूसरी तरफ हम शिंग को देखते हैं जिसका असिस्टेंट उसे बताने लगा था कि हुआओ फैमिली का इनविटेशन आया है एक बैंक्वेट के लिए। इस पर वो मना कर देता है कि वो नहीं जाएगा, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि ये इनविटेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें इसको अटेंड करना चाहिए, इस पार्टी में बहुत सी इन्फॉर्मेटिव चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ये कहते हुए वहाँ से चला गया था और शिंग कॉल करता है रुआन को और उसे बोलता है कि तुम अभी भी मेरी वाइफ हो इसलिए तुम मेरे साथ उस बैंक्वेट पर चलोगी। रुआन ने तो मना कर दिया था लेकिन अभी वो बात कर ही रहा था कि इतने में वहाँ पर आ जाती है जो कि शिंग को सेड्यूस करते हुए ट्राई करने लगी थी कि वो उसे पार्टी में ले जाए। इस पर शिंग को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था लेकिन वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे समझाने लगा था कि तुम मेरी एम्प्लॉय नहीं हो और ना ही मेरी साथी, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं मानती। और दूसरी तरफ रुआन अपनी आर्टिस्ट को बोलती है कि ज्यादा हैवी मेकअप मत करना क्योंकि मुझे लाइट सा मेकअप चाहिए। और आर्टिस्ट कहती है कि अरे आप फिक्र मत करें, सबको पता भी तो चलना चाहिए कि वो कंपनी के बॉस हैं। अब रात के वक्त सब लोग उस पार्टी में पहुंचने लगे थे और कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाती है रुआन सेंग के साथ। सब फोटोग्राफर्स उनकी पिक्चर्स लेने लगे थे और ये देखते हुए जो सोचती है कि आखिर सब इसको इतनी ज्यादा कवरेज क्यों दे रहे हैं। और ये बात तो शिंग के दिमाग में भी थी कि आखिर उसे इम्पोर्टेंस क्यों मिल रही है वहाँ पर और वहाँ पर है ही क्यों। पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन शिंग और जो तो अभी तक जेलसी फील कर रहे थे और तभी शिंग कहता है कि तुम जानती हो कि वो मुझसे दूर क्यों गई, क्योंकि उसने मेरी जगह किसी और को ढूंढ लिया। और फिर वो जाता है रुआन से बात करने के लिए लेकिन रुआन उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती और उसकी बातों का रिप्लाई करते हुए वहाँ से जाने ही वाली थी। इतने में जो उसके सामने आती है और जानबूझकर उससे टकरा गई थी और बोलती है कि अरे रुआन मुझे माफ करना, मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो लेकिन इतनी भी क्या नफरत, लेकिन शिंग प्लीज इसको कुछ भी मत कहना, इसकी कोई गलती है ही नहीं, सारी गलती तो मेरी थी, मैं ही इसके रास्ते में आ गई। और उसका सारा ड्रामा देखते हुए शिंग कहने लगा था कि माफी मांगो इस
से। ये सुनते हुए रुआन स्माइल करती है और जो के फेस पर एक इवल स्माइल आ गई थी। यही तो जो चाहती थी। तो रुआन कहती है कि आई एम सॉरी, लेकिन इस सारे ड्रामे के लिए मेरे पास टाइम है नहीं। ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई थी। रुआन वहाँ से ज़ेंग के सामने जाकर बैठ गई थी और वो दोनों एक दूसरे से हंसकर बातें करने लगे थे। और वहीं पर वो पूछता है कि क्या सोचा तुमने शिंग के बारे में। तो रुआन कहती है अरे छोड़ो ना, उसका तो ऐसे ही दिमाग काम नहीं करता। इस बात पर वो दोनों ही हंसने लगे थे और शिंग दूर से उनको हंसते देखकर फिर से जेलस फील करता है। जिसके बाद अकेले में वो मिलता है ज़ेंग से। तो ज़ेंग कहने लगा था कि तुम तो वैसे ही अंधे हो, तुम्हें सच दिखाई नहीं देता। और शिंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि जरा सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ। और अपने ऑफिस में वो उस फुटेज को देखने लगा था जिसमें उसे पता चल गया था कि गलती रुआन की नहीं बल्कि जो की थी और जो जानबूझकर उसे टकराई। इस पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो ढूंढने के लिए निकल गया था रुआन को। रुआन जो कि रात के वक्त रोड से जा रही थी, उसके सामने जान और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं जिनको देखते हुए उसे गुस्सा आ गया था। लेकिन उनको इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने ही वाली थी, पर जान को ये बात रास नहीं आती और वो उसको तंग करने लगा था। और इतने में वहाँ पर आ जाता है शिंग जो कि आकर उनको डराते हुए और मारकर भगा देता है। लेकिन रुआन उनको फिर भी भाव नहीं देती और वहाँ से चली गई थी। जान और उसके दोस्त वहाँ से किसी दूसरी जगह चले गए थे जहाँ पर उन्हें एक और लड़की दिखाई देती है तो वो उसको तंग करने लगे थे। और ज़ेंग की कॉल आती है रुआन को जो कि बोलता है कि इस बार हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा, तुम कोई मौका हाथ से जाने मत देना। हम ऐसे उन्हें खुलेआम घूमने नहीं दे सकते, इससे तो तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। और रुआन की नजर पड़ती है उस लड़की पर। तो रुआन कहने लगी थी कि शायद मुझे मिल गया कोई तरीका उनको रंगे हाथों पकड़ने का। अब रुआन जाती है उस लड़की को बचाने के लिए। तो जान कहता है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गई। और उन दोनों की बहस अभी चल ही रही थी कि इतने में जान और उसके दोस्त कुछ देखते हुए वहाँ से डरकर भागने लगे थे। और जान जाकर डस्टबिन में छुप जाता है और छुप कर वो बाहर की तरफ देखने लगा था जहाँ पर एक व्हाइट कलर की गाड़ी आकर रुकती है और उसको देखकर उसके चेहरे पर खौफ फैल गया था। दूसरी तरफ हम शिंग को देखते हैं जिसका असिस्टेंट उसे बताने लगा था कि आपने जो सीक्रेट एजेंट हायर किया था उसने एक दफा फिर से रुआन को बचा लिया जान से। जान और उसके दोस्त फिर से उसे तंग कर रहे थे और इस वक्त जान है हॉस्पिटल में। उसके साथ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। तो शिंग कहता है कि ठीक है अब तुम जा सकती हो। तो पर्सनल असिस्टेंट वहाँ से चला गया था और हमारा सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में जान पर, जहाँ पर उसकी मदर भी आ गई थी। और वो डॉक्टर से पूछती है कि इसको क्या हुआ। तो डॉक्टर कहती है कि इसको पूरी जिंदगी अब व्हील चेयर पर ही रहना होगा। तो वो जान से कहती है कि ये सब कैसे हुआ। तो वो सारा इल्जाम ही रुआन पर डालते हुए कहता है कि उसने पता नहीं मुझसे किस बात का बदला लिया, मैंने तो बस ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और तो मैंने कुछ भी नहीं किया। ये बात सुनते हुए जान की मदर कहती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इतने में वहाँ पर शिंग भी आ गया था जो कि उनसे कहता है कि ऐसी हरकत करने का सोचिएगा भी मत, वरना मैं आप में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो वो बोलने लगी थी कि वो मेरी बेटी है, मैं उसके साथ क्या करूँ, ये मेरी मर्जी है तुम्हारी नहीं। और उसके बाद वो कॉल करते हुए रुआन को धमकी भी देती है कि तुम बहुत ज्यादा लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम मुझसे नहीं बचोगी। इस पर रुआन कहती है कि आप जो करना चाहती हैं कर लें। ये बात सुनते हुए उसकी मदर कहती है कि तुम्हारे पीछे मैं जानती हूँ कि कौन खड़ा है, इसीलिए तुम डर नहीं रही ना, क्योंकि शिंग तुम्हें बैकअप कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। ये बात सुनते हुए रुआन कहती है कि मैं क्यों डरूंगी किसी से, और मुझे किसी के साथ की जरूरत है भी नहीं। मेरे साथ शिंग हो या ना हो, मैं अकेले ही काफी हूँ आपको डील करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग ही रुआन प्लान करती है अपने ऑफिस मेंबर्स के साथ हाइकिंग का, और फिर वो अपने पार्टनर के साथ चली गई थी हाइकिंग करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो हाइकिंग स्टार्ट करते हैं तो एक जगह पर स्लिपरी लेस होने की वजह से उसके पार्टनर का पाँव स्लिप हो गया था और ली नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। और हम देखते हैं रुआन को जो कि उसकी हेल्प करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ टाइम बाद असिस्टेंट आता है शिंग के पास और उसे बताने लगा था कि रुआन मुश्किल में है। ये बात सुनते हुए शिंग कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो इस पर असिस्टेंट बोलता है कि सर आप मीटिंग में थे और आपने कहा था कि आपको डिस्टर्ब ना किया जाए। और शिंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और कहता है कि अब जल्दी करो, मुझे जल्दी से निकलना है रुआन को बचाने के लिए। और वो निकल गया था अपनी टॉर्च लेकर। मौसम भी काफी ज्यादा खराब हो रहा था, लेकिन वो कामयाब हो जाता है रुआन को ढूंढने में। और फिर ली को हॉस्पिटल ले जाया गया था और रुआन को वो हक कर लेता है। तभी बारिश भी होने लगी थी और रुआन फ्लैशबैक को याद करती है कि जब एक पर्सन ने उसे पूल में फेंक दिया था और उसको स्विमिंग नहीं आती थी और वहीं पर आया था शिंग उसको बचाने के लिए। और जब रुआन को होश आता है तो वो उससे कहने लगा था कि फिक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ पर। यहीं पर रुआन उसको थैंक यू भी कहती है कि ठीक है तुमने इस बार मुझे बचा लिया। और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कोऑपरेट करने के लिए। लेकिन ये बात जैसे ही जो तक पहुँचती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो सोचती है कि शिंग मुझसे दूर हो जाए ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं उन दोनों को दूर कर सकूं, लेकिन ऐसा क्या करूं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसकी सोच देखकर ये तो लग ही रहा था कि जरूर कुछ खुराफाती प्लान बनाएगी जो कि रुआन को नुकसान पहुंचा सके। रात में शिंग ग्रैंडपा से मिलता है तो ग्रैंडपा कहने लगे थे कि मुझे वापस आए काफी टाइम हो गया, लेकिन रुआन मुझे यहाँ पर नहीं
नहीं दिखी, काफी बिजी हो गई है क्या वो। तो शिंग कहने लगा था कि आपने फोर्सफुली हमारी शादी कर दी, अब हम दोनों थोड़ी सी स्पेस चाहते हैं ताकि एक दूसरे को समझ सके, तो क्या जल्दी है आपको। तो ग्रैंडपा कहने लगे थे कि मैंने तुम दोनों को फोर्स किया, ऐसी बात है क्या। तभी शिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल आपने ऐसा ही किया, और वहाँ से चला गया था। अब वो ग्रैंडपा को क्या ही आंसर करता। तो ग्रैंडपा सोचने लगे थे कि इस लड़के का आखिर मैं क्या करूँ। बाहर जाते ही वो रुआन को कॉल करते हुए कहता है कि ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं, क्यों ना तुम मेरे घर आ जाओ डिनर करने के लिए। तो रुआन कहती है कि तुम्हारा और मेरा रिलेशन ही क्या है कि मैं तुम्हारे घर आऊँ डिनर करने के लिए, वो भी सिर्फ ग्रैंडपा को खुश करने के लिए। मैं ग्रैंडपा को खुद ही डील कर लूंगी, तुम ग्रैंडपा की फिक्र मत करो। और कॉल बंद करती है कि इतने में डोर नॉक हुआ था। तो वो जाकर दरवाजा खोलती है, जहाँ पर सामने जो खड़ी थी और अंदर आकर उसे टॉन्ट करने लगी थी और कहती है बहुत बड़ा घर है तुम्हारा। इस पर रुआन कहती है कि हाँ मेरा घर तो बड़ा है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे फील हो रहा है कि अभी तक तुम शिंग को सेड्यूस करने में कामयाब नहीं हुई हो। ये बात सुनते हुए जो के फेस का कलर चेंज हो गया था और कहती है कि बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ वार्न करने के लिए आई हूँ, तुम शिंग से जितना हो सकता है दूर रहो। ये बात सुनते हुए रुआन कहती है कि अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो चली जाओ यहाँ से। तभी हम वहाँ पर देखते हैं जियान की मदर के भेजे गए दो गुंडे, जिन्हें ये नहीं पता था कि रुआन कौन सी है उन दोनों में से, क्योंकि जियान की मदर ने उनको रुआन के बैक साइड की पिक्चर दी थी और उसमें उसका सिर्फ हाफ फेस ही नजर आ रहा था। और वो दोनों सोचने लगे थे कि अब हम कैसे पता लगाएं कि इन दोनों में से रुआन कौन सी है। तो एक बोलता है कि जरूर ये लेफ्ट वाली, तो दूसरा कहता है कि नहीं राइट वाली। और इस सबसे बेखबर रुआन और जो आपस में ही लगी हुई थी बहस करने के लिए। रुआन उसको वहाँ से निकलने को बोल रही थी, लेकिन जो तो वहाँ से निकलने को रेडी ही नहीं थी। वो वहाँ पर आई थी ताकि हर हाल में वो रुआन को मना सके कि वो शिंग को छोड़ दे। अब वो रुआन को पिक्चर्स भी दिखाती है, और वो पिक्चर्स वो थी कि जिस टाइम पर शिंग उसके घर पर गया था उसके कॉल करने पर, और उसके सो जाने के बाद उसने वो पिक्चर्स बनाई थी ताकि रुआन को जेलस कर सके। लेकिन अगर शिंग को उसकी इस हरकत का पता चल जाता तो फिर जो कहीं की नहीं रहती। वो दोनों गुंडे जब डिसाइड नहीं कर पाते कि इन दोनों में से कौन सी है रुआन, तो उन्होंने उन दोनों को ही किडनैप कर लिया था। और कुछ देर बाद हम शिंग को देखते हैं जो कि गया था रुआन से मिलने के लिए, लेकिन घर पर कोई था ही नहीं। अब वो उसको कॉल करने की ट्राई करता है, लेकिन वो उसको कॉल भी नहीं कर पाता। तो उसके बाद अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहने लगा था कि जरा पता लगाओ कि कहाँ पर है रुआन। और हम देखते हैं जो को, जो कि गाड़ी में बैठकर लगातार चीख ही रही थी कि प्लीज मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। और रुआन बहुत ही मजे से बैठी हुई थी जैसे कि पिकनिक पर जा रही हो वो। जो के चीखने पर वो गुंडे उसे बोलने लगे थे कि अगर तुम्हारी आवाज एक दफा और सुनाई दी तो तुम हमारे हाथों मारी जाओगी। लेकिन जो तो फिर भी चुप नहीं कर। और तभी वो गुंडे पूछते हैं कि तुम दोनों में से रुआन कौन है। तो जो कहती है ये जो मेरे साथ बैठी है वही है रुआन, मुझे जाने दो, तुमने मुझे गलती से पकड़ लिया। और वो दोनों बोलते हैं कि जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तुमने जुबान बंद नहीं की तो सच में मारी जाओगी। और रुआन कहती है अरे कितनी बेवकूफ हो तुम, इतनी चिक चिक कैसे कर लेती हो, चुप करके नहीं बैठ सकती क्या। अब नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं एक गोदाम में, जहाँ पर जो चारों तरफ देखते हुए फिर से चीखने लगी थी कि हमें जाने दो प्लीज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और वो दोनों गुंडे ही जियान की मदर को कॉल करते हुए रुआन के बारे में पूछते हैं, और फिर उन्होंने जाकर रुआन की गर्दन पर चाकू रख दिया था कि इतने में आ जाता है शिंग। और शिंग को देखते हुए वो कहने लगा था कि अगर तुम लेकर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, वो ये कि तुम इन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो। तो शिंग सोचने लगा था कि अब मैं क्या करूँ। जो जोर जोर से चीखने लगी थी कि प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। और इस तरह ही चीखने के बाद वो बेहोश हो गई थी। कुछ देर सोचने के बाद वो फ्लैशबैक को याद करता है कि जो ने उसकी जान बचाई थी, और फिर वो डिसाइड करता है कि वो जो को ही बचाएगा। और फिर वो रुआन की तरफ देखकर सोचता है कि मेरा वेट करना, मैं जरूर आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन रुआन उसका फैसला सुनकर सोचने लगी थी कि यही उम्मीद थी मुझे तुमसे, जो पर कभी तुम मुझे प्रायोरिटी तो दे ही नहीं सकते। और जो तो वहीं पर इतना ज्यादा चीखने और डर की वजह से बेहोश हो चुकी थी। शिंग आगे बढ़ते हुए जो को गोद में उठाता है और वहाँ से ले गया था, और इतने में टाइम मिल गया था रुआन को अपना चाकू निकालने का। चाकू निकालते हुए उन दोनों गुंडों पर वो अटैक कर देती है। वो दोनों उस पर अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहे थे। और कुछ ही देर में डरकर वो दोनों वहाँ से भाग गए थे। और फिर हम देखते हैं रुआन को, जो कि वहाँ से जाने ही वाली थी, कितने में शिंग आते हुए बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। ये बात सुनते हुए रुआन कहती है कि प्लीज मेरे सामने ये ड्रामा मत करना कि तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी। रुआन शिंग को बातें सुनाती है कि मैं अब तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली, और मैं तो ये नहीं सोच सकती कि तुम्हें फिक्र है मेरी। और उसे बातें सुनाकर वहाँ से निकल आई थी। और वहीं पर हम देखते हैं जैंग को भी, जो
जो कि शिंग से कहता है कि तुम इससे जितना दूर रहो उतना बेहतर होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम रुआन को देखते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर ज़ैंग उसके लिए नाश्ता लेकर आया था, जिसको देखते हुए ज़ैंग कहती है कि मजे का लग रहा है और चुपचाप नाश्ता करने लगी थी। ये देखते हुए ज़ैंग कहता है कि तुमने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी, मुझे तो लगा था तुम खाओगी ही नहीं। उसके बाद सुनते हुए ज़ैंग कहने लगा था कि क्या तुम अभी भी शिंग के बारे में सोच रही हो? तो वो कहती है कि पास्ट पास्ट था और गुजर गया, मैं पास्ट के बारे में नहीं सोचती। मुझे अच्छा खाना खाना है, अपना ख्याल रखना है ताकि मैं सारे काम कर सकूं। अपनी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लोग नहीं। और ज़ैंग स्माइल करते हुए बोलता है कि ये है वो रुआन जिसको मैं जानता हूँ। और उसके बाद सुनकर रुआन स्माइल करने लगी थी। नेक्स्ट सीन में हम शिंग को डॉक्टर के पास देखते हैं, जो कि जो के बारे में बताने लगे थे कि वो सिर्फ शॉक की वजह से बेहोश हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिसकी टेंशन ली जाए। और फिर वो रुआन के बारे में पूछता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हम उसकी परमिशन के बगैर उसकी हालत के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकते। इतने में नर्स आ गई थी डॉक्टर के पास किसी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन लेकर। डॉक्टर के जाने के बाद शिंग जो के रूम की तरफ बढ़ता है और जो के मजे से फोन यूज कर रही थी, उसके आने की आवाज सुनकर जल्दी से फोन रखकर लेट गई थी। और जैसे ही जो रूम में इंटर होता है तो उसके आने पर उठकर ऐसे बैठती है कि जैसे वो सदियों से बीमार हो। और फिर वो कहती है कि शिंग क्या कहा डॉक्टर ने? तो डॉक्टर की बात बताते हुए शिंग कहता है कि डॉक्टर ने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो। ये बात सुनते हुए जो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे पता है मैं बीमार हूँ, डॉक्टर कैसे कह सकता है कि मैं ठीक हूँ? और रुआन, ये सब कुछ उस रुआन की वजह से हुआ है, मुझे उन किडनैपर्स ने उस रुआन की वजह से किडनैप किया, मैं हॉस्पिटल में उसकी वजह से हूँ, तुम उसके इनोसेंट फेस से धोखा मत खाना। लेकिन शिंग उसकी कोई बात ध्यान से नहीं सुनता और चुपचाप वहाँ से चला गया था। और कुछ ही देर में फ्लावर्स लेकर वो जाता है रुआन से मिलने, लेकिन रुआन की असिस्टेंट उसे अंदर इंटर ही नहीं होने देती और वो कहता है कि आप जाकर रुआन को बताएं तो सही कि मैं आया हूँ मिलने के लिए। इतने में ज़ैंग वहाँ पर आ गया था, जो कि कहता है कि आपको कोई जरूरत नहीं है रुआन से मिलने की, आप हैं कौन जो उससे मिलने के लिए आए हैं? ये जहमत मत करें और आप यहाँ से चले जाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए मौजूद हैं, इसीलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है उसकी। वो दोनों आमने सामने खड़े हो गए थे, लेकिन ज़ैंग फिर भी उसे रुआन से मिलने नहीं देता। और रुआन की डिस्चार्ज होने के बाद हम उसे देखते हैं कि वो गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी और उसके पीछे शिंग से कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इतने में एक साइकिल बढ़ता है रुआन की तरफ, तो शिंग ने उसे बचा लिया था। तो रुआन उसे धक्का देते हुए बोलती है कि मुझसे दूर रहो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? सब कुछ तो खत्म हो चुका है, तो अब क्या चाहते हो तुम्हें मेरे लिए कंसर्न शो करने की कोई जरूरत नहीं है और ये प्रिटेंड तो बिल्कुल मत करो कि फिक्र करते हो तुम। और फिर हम शिंग को देखते हैं अपने ऑफिस में, जहाँ पर जो भागते हुए आती है और आते ही उसे हक कर लिया था और कहती है मैंने सुना कि तुम्हारी ऑफिशियली डाइवोर्स होगी, सच है ये? और उसके हक करने पर शिंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था और उसे कहता है कि प्लीज तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए चली जाओ, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ काम में। उसके बाद सुनते हुए जो की सारी एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई थी और वो कहती है कि तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? ये बात सुनते हुए शिंग कहता है कि देखो मुझे बहुत सारा काम है यहाँ पर, तुम चली जाओ, हम बाद में बात करते हैं। तो जो मुंह बनाकर वहाँ से चली गई थी और रास्ते में उसे कॉल करके बताया गया था जियान की मदर के बारे में, जिसने अटैक करवाया था रुआन पर। और वो डिसाइड करती है कि वो जियान की मदर ज़ैंग से मिलने के लिए जाएगी। और फिर हम देखते हैं रुआन को ऑफिस में, जहाँ पर सब लोग ही उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थे और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से वो बाहर निकल आई है। और ज़ैंग उसे कहने लगा था कि हमने डिसाइड किया है हम आपको पार्टी दें। इस पर रुआन कहती है कि मैं चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन तुम सबकी जैसी खुशी। शाम में हम जो को देखते हैं, जो कि ज़ैंग से मिलने के लिए गई थी और उससे कहती है कि एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ मैं, तो क्या तुम उस कंपटीशन को जीतने में मेरी हेल्प कर सकती हो? बदले में मैं तुम्हें वो दूंगी जो कि तुम चाहती हो, रुआन को बर्बाद करना चाहती हो ना? ये बात सुनते हुए ज़ैंग कहती है कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, रुआन को बर्बाद करना, और वो तो मैं करके रहूंगी। उसके लिए अगर मुझे तुम्हारा साथ देना पड़े तो वो भी दे दूंगी। रुआन और ज़ैंग भी उसी कंपटीशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मॉडल सेलेक्ट करनी थी अपने प्रोडक्ट के लिए। और रुआन ज़ैंग को शाम में कॉल करते हुए बोलती है कि मैंने आप पर यकीन किया है और मुझे उम्मीद है कि ये यकीन ना टूटे। तो ज़ैंग कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ और परेशान ही मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इतने में मिस्टर वैंग भी वहाँ पर आ गए थे, जो कि जो से कहते हैं कि अरे जो, मुझे उम्मीद है कि तुम हमारी नई सिंगर होगी। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला गया था। और ये सारी बातें सुनते हुए जो सोचने लगी थी कि इतनी मेहनत के बाद इस बार तो शिंग मेरे पास वापस आ ही जाएगा और इस बार कोई रुआन नहीं होगी हमारे बीच में। कंपटीशन का दिन आ गया था और वहाँ पर जाकर जो गाना गाती है, जिसके बाद उसे ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन तभी वहाँ पर आती है रुआन, जो कि स्टेज पर जाकर कहने लगी थी कि तुमने कहा कि ये सॉन्ग तुम्हारा ओरिजिनल वर्क है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा? ये सॉन्ग तुमने प्लेजराइज किया है मेरे फ्रेंड हुआ से। ये बात सुनते हुए जो उस पर गुस्सा करने लगी थी कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, तुम जेलस हो ना मुझसे। तभी रिजल्ट अनाउंस करने वाला पर्सन बोलता है कि मैडम ये क्यों जेलस होंगी तुमसे, ये ओनर है कंपनी की। ये बात सुनते हुए तो जो परेशान ही हो गई थी कि
आखिर ये सब कब हो गया। इतने में हुआ वहाँ पर आता है और कहता है कि इसने प्लेजराइज किया है मेरे सॉन्ग को, और अगर ये बोल रही है कि मैंने प्लेजराइज किया तो मैं इसके सॉन्ग को कैसे ही प्लेजराइज करता। और उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि उन्होंने सॉन्ग को प्लेजराइज नहीं किया बल्कि जो ने किया था। और रुआन फ्लैशबैक को याद करती है कि वो और हुआ एक अच्छे दोस्त थे और तभी हुआ उसके लिए सॉन्ग्स लिख कर लाता था और उसको पढ़ने को देता था, इसीलिए ही रुआन को उन सॉन्ग्स के बारे में पता था। अब वो वॉक करते हुए बाहर की तरफ जाते हैं और वहीं पर ही शिंग और जो भी आ गए थे, तो जो उस पर टॉन्ट करने लगी थी और शिंग कहता है कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। ये बात सुनते हुए रुआन कहने लगी थी कि मैं क्या कर रही हूँ, इस बात से तुम्हारा क्या काम। रुआन और हुआ के वहाँ से जाने के बाद जो शिंग से कहती है कि शिंग तुम मुझ पर यकीन करो, मैंने उस सॉन्ग को प्लेजराइज नहीं किया। ये बात सुनते हुए शिंग कहता है कि क्या सच है और क्या झूठ ये तो पता चल ही जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा। और ये कहते हुए शिंग वहाँ से चला गया था। शाम में जो को एक पार्टी में जाना था और वो अपनी सब फ्रेंड्स के साथ जाती है उस पार्टी में, लेकिन जैसे ही इंटर होने लगी थी तो उसे इंटर नहीं होने दिया जाता। तो इसके रीजन पूछती है तो उसे बताया गया था कि वो इनविटेशन लिस्ट में है ही नहीं, ना ही उसे इनवाइट किया गया, तो वो इंटर नहीं हो सकती। और वो सोचने लगी थी कि ये सब सिर्फ उस रुआन की वजह से हो रहा है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। रुआन अपने ऑफिस में काम कर रही थी और सारी चीजों को देख रही थी ताकि कुछ भी कहीं गलत ना हो जाए। और शाम में जो फिर से शिंग से कहती है कि देखो प्लीज मेरे लिए कुछ करो, सब लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं और रुआन को प्रेस कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या, मैं कैसे कर सकती हूँ किसी सॉन्ग को प्लेजराइज, मैं क्या बेवकूफ हूँ। तो शिंग कहता है कि देखो मैं पहले ही बहुत थका हुआ हूँ, कुछ टाइम से मैं वैसे ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, तो प्लीज मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। और ये कहते हुए शिंग वहाँ से चला गया था और जो जल्दी से चेंग को कॉल करते हुए कहती है तुम मेरी साइड पर हो या फिर रुआन की, यहाँ तो सबके सामने मैं ही विलन बन गई और वो सबके सामने अच्छी बन गई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम कर क्या रही हो बैठकर। तो चेंग कहती है अरे फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, सोचते हैं कुछ इसके बारे में। और कॉल बंद करते हुए जो सोचने लगी थी कि इस रुआन का तो कुछ करना ही होगा और फिर वो नजर रखवाती है रुआन पर। अब रुआन किसी पर्सन से मीटिंग करने के लिए गई थी और जो के कहने पर कोई पर्सन उनके पिक्चर्स खींच लेता है, जिससे जो यूज करने वाली थी रुआन के खिलाफ उसके कैरेक्टर पर इल्जाम लगाने के लिए। जो उस पिक्चर को देखते हुए भागते हुए गई थी शिंग के पास ताकि उसका ब्रेन वॉश कर सके और उसको पिक्चर दिखाते हुए बोलती है देखो ये रुआन लग रही है ना, ये किसी कंपनी के सीईओ के साथ है। अब मुझे समझ में आया, ये बहुत अच्छे से जानती है कि अपना फायदा कैसे निकलवाना है इसको। शिंग उसकी बातों को इग्नोर करके जाने ही वाला था जब जो उसको रोकते हुए कहती है अब तो तुम्हें इसका असली रंग नजर आ गया ना। तो शिंग कहता है कि बस कर दो जो, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो शॉर्टकट्स लेने वाली बंदी है ही नहीं। अपना फायदा निकलवाने के लिए वो कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लेगी क्योंकि उसे खुद से ज्यादा अपनी फैमिली की फिक्र होती है। ये कहते हुए वो तो वहाँ से चला गया था, लेकिन जो एक दफा फिर से जल भुन गई थी कि यह बार बार आखिर उसके साइड क्यों लेता है। अब दूसरी तरफ हम रुआन को देखते हैं जो कि ग्रैंडमा से मिलने के लिए गई थी, लेकिन उसे ग्रैंडमा कहीं भी दिखाई नहीं देती और वो परेशान हो जाती है। और रुआन के फादर जो कि जुआ खेल रहे थे वो अचानक से चले जाते हैं अपने घर पर और अपनी मदर को देखते हैं, लेकिन अपनी मदर के साथ अपनी वाइफ को भी। तो उसकी मदर बोलती है कि मुझे तुम याद आ रहे थे। चेंग उसे जल्दी से साइड पर लेकर जाकर कहती है कि हाँ बताओ क्या हुआ। तो वो बोलता है कि पैसों की जरूरत थी और चेंग उसे पैसे देते हुए कहती है कि मेरी और अपनी माँ के दरमियान में फिलहाल मत आना। ये बात सुनते हुए वो बोलते हैं कि क्या करने वाली हो तुम। तो वो कहती है अरे कुछ भी नहीं, बस उनके साथ बाहर जाना चाहती हूँ थोड़ी देर। नेक्स्ट सीन में हम शिंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा था और असिस्टेंट उसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था, लेकिन इतने में ही उसे एक टेक्स्ट रिसीव होता है जिसको पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वो भागता हुआ ऑफिस से निकलता है और पहुंचा था एक जगह पर जहां पर रुआन को रस्सियों से बांधा गया था। ये एक घर होता है और वहीं पर वो उस पर्सन से कहता है कि क्या चाहते हो तुम, इसको छोड़ दो। तो वो पर्सन कहता है ऐसे कैसे छोड़ दूं, तुम्हें मेरी सारी शर्तें माननी होंगी और तुम जानते हो कि तुमने क्या किया था मेरे साथ। जरा याद करो 3 साल पहले जब मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन के लिए आया था तो तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मुझे सबके सामने ह्यूमिलेट किया था। अब तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी वरना उस सब का अंजाम ये लड़की भुगतेगी। शिंग उस पर्सन को पीटता है तो वो पर्सन अपनी जान बचाते हुए फौरन से वहाँ से भाग गया था और फिर वो रुआन को खोलता है, जिसके बाद वो साथ में चाय पीते हैं और वो रुआन से कहता है कि इतने सालों में तुमने जो कुछ भी किया सिर्फ मेरे लिए किया, अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो रुआन कहती है कि ऐसे बिहेव करो जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं। शिंग उसकी तरफ देखकर बोलने लगा था कि क्या तुम ठीक हो, इधर मेरी तरफ देखो और मेरी बात को समझो।
ग्रैंडमा गायब है और ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन वो कहाँ पर है मैं ढूंढ लूंगा। ये बात सुनते हुए रुआन कहती है कि वो लोग उसे ले गए। तो वो हैरान होकर बोलता है कौन लोग? ये बात सुनते हुए रुआन बोलने लगी थी, अरे मेरी दुश्मन जंग ले गई है उसे। लेकिन शिंग कहने लगा था कि मैं फिर भी तुम्हारा साथ दूंगा ग्रैंडमा को हेल्प करने में और उनको ढूंढने में। और फिर वो उसी हैकर के पास जाता है जो कि चेक करने लगा था कि आखिर ग्रैंडमा की गाड़ी कितनी दूर जा चुकी है। और वो कहने लगा था कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही अच्छे कपल हो। ये बात सुनते हुए रुआन कहती है कि मेरा एक्स हस्बैंड है ये। तो वो पर्सन कहता है कि लास्ट टाइम जब आप किडनैप हो गई थी तो ये इंसान इतना ज्यादा परेशान था, मैं देखकर बोल ही नहीं सकता कि तुम दोनों के दरमियान कुछ ठीक नहीं या फिर ये तुमसे लव नहीं करता। लेकिन ये सारी बातें सुनते हुए रुआन और शिंग दोनों ही चुप करके वहाँ से चले गए थे और वो दोनों ही कोई रिप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट सीन में हम चेंग को देखते हैं जिसे कॉल की गई थी और उसने किसी फोटोग्राफर को भेजा था पिक्चर्स बनाने के लिए रुआन की। और वो बोलता है कि वहाँ पर रुआन है ही नहीं और कॉल कट कर दी थी। और वो कहती है कि मुझे जल्दी से घर जाना होगा और गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गई थी। कुछ देर में रुआन और शिंग पहुँचते हैं चेंग के घर पर और जाकर मेड से पूछने लगे थे कि कहाँ पर है ग्रैंडमा। तो मेड कहने लगी थी कि वो तो मिस के साथ गई है। रुआन पूछती है कि कहाँ पर, तो कहती है कि मिस चेंग उनको लेकर गई है शॉपिंग करने के लिए। लेकिन ये सब देखते हुए शिंग ने उसके हाथ से उसका फोन छीन लिया था और कहता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल कर दूंगा कि तुमने ग्रैंडमा को किडनैप किया है, इससे पहले तुम बता दो वरना जेल जाओगी। उन दोनों के धमकाने पर वो मेड काफी ज्यादा घबरा गई थी। इतने में चेंग की कॉल आती है तो वो चेंग से भी झूठ बोलती है कि सब कुछ ठीक है, बस वो कुकिंग कर रही थी तो उसकी कॉल देख नहीं पाई। और फिर वो रुआन को बता देती है कि ग्रैंडमा कहाँ पर है। तो वो दोनों भागते हुए गए थे ग्रैंडमा के पास और उनको लेकर चले गए थे हॉस्पिटल जहाँ पर ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट होता है। और ग्रैंडमा जैसे ही होश में आई थी तो वो रुआन से बोलती है कि मैंने तुम्हारी कुछ पिक्चर्स देखी, तुम किसी को डेट कर रही हो और मुझे बताया भी नहीं। ये बात सुनते हुए रुआन बोलती है कि अरे ग्रैंडमा ये सब कुछ झूठ है, कोई मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है, आप मेरी बात का यकीन तो करें प्लीज। और बाहर जाने के बाद वो किसी को कॉल करके ऑर्डर्स देने लगी थी कि जरा पता लगाओ कि किसने वो फोटोज लीक की हैं। और फिर जाती है ऑफिस में जहाँ पर शिंग भी बहुत ही ज्यादा डेडिकेट होकर अपना काम कर रहा था और वो उसको नोटिस करती है और जेंग को कहकर मीटिंग रखवाती है उसी पर्सन के साथ। तभी सीईओ शेन उनसे मिलने के लिए आते हैं और पूछने लगे थे कि रुआन तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलवाया। तो रुआन कहती है कि कुछ सीक्रेट्स थे जो कि आपको बताने थे। और फिर चेंग के बारे में सब कुछ बताती है कि वो लड़की आपको डिसीव कर रही है, उसने आपके साथ पार्टनरशिप की लेकिन फिर आपके दुश्मनों को आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बेच दी। आपको क्या लगता है कि आपके सारे क्लाइंट्स आपको छोड़कर क्यों चले गए, क्योंकि ये सब कुछ चेंग ने खुद किया। ये सब सुनते हुए वो कहने लगा था कि आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं। तो रुआन कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि आपको कोई भी लॉस हो, मैंने आपको प्रूफ्स दे दिए हैं, अब आप जो भी करना चाहते हैं चेंग के साथ वो कर सकते हैं। और फिर वो जेंग की तरफ देखकर स्माइल करने लगी थी और शेन बिल्कुल ऐसा ही करता है और उन सारे एविडेंस को लेकर गया था चेंग के पास और उससे कहता है कि क्या किया तुमने मेरे साथ। चेंग जो कि पहले से ही परेशान थी कि उसके बारे में एविडेंस किसी को मिल चुका है, वो ये बात जानती थी, वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। और शेन कहता है कि मुझे अब तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं करनी और वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन वो उसे रोकते हुए कहती है कि एक और डील है मेरे पास। शेन उसकी बात मानता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें मौका जो दे रहा हूँ मुझे तुम निराश मत करना। और ये कहकर उसे वार्निंग देकर वो वहाँ से चला गया था। रुआन जाती है ग्रैंडमा को लेकर बाहर खाना खाने के लिए और साथ में वो चेंग के बारे में भी कुछ प्लानिंग कर चुकी थी और उसके ऊपर पूरी नजर रखवाती है। और जैसे ही चेंग का सारा सामान स्मगलिंग के लिए रेडी होता है तो वो पकड़े गए थे। इस पर चेंग कहती है कि मैंने तुम सबसे कहा था कि केयरफुल रहना, तो तुम लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया, पागल हो गए हो, तुम सब मुझे बर्बाद करके छोड़ोगे। और वहीं पर रुआन के फादर भी आ जाते हैं जो कि उस पर गुस्सा करने लगे थे। तो वो कहती है कि तुम्हें कंपनी की फिक्र कब से होने लगी, तुम्हें पैसे चाहिए जो कि मैं दे रही हूँ। लेकिन वो कहने लगे थे कि तुम तो औरत कहलाने के लायक ही नहीं हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो मैं साथ नहीं दूंगा। और ये कहकर वहाँ से चले गए थे। रुआन जेंग से मिलते हुए सारी प्लानिंग करने लगी थी कि नेक्स्ट अब उन्हें क्या करना है, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में हम शिंग को देखते हैं जो कि ग्रैंडमा से मिलने के लिए गया था और ग्रैंडमा से रुआन के बारे में पूछता है। तो ग्रैंडमा रुआन की सारी हिस्ट्री बताने लगी थी कि पास्ट में रुआन के साथ आखिर हुआ क्या। उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली और उसका सौतेला बेटा रुआन को बुली करने लगा। वो बचपन से सिर्फ बुली ही होती आई है, उसका हक हमेशा से खाया ही गया और उसने कभी शिकायत भी नहीं की। ये सब सुनते हुए उसको काफी ज्यादा बुरा भी लगा था। इतने में रुआन आ जाती है वहाँ पर और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन इससे पहले कि शिंग कुछ बोल पाता, ग्रैंडमा कहती है कि ये मेरा हाल पूछने के लिए आया था, मैं भी बोर हो रही थी। तो वो शिंग से कहती है कि जरा बाहर आकर मेरी बात सुनो। और शिंग जैसा ही बाहर गया था तो वो उसके सामने पेपर्स फेंकते हुए बोलती है कि मेरी ग्रैंडमा नहीं बल्कि अपने लोगों के बारे में सोचो, तुम्हारे लोग क्या कर रहे हैं उनका ख्याल रखो, मैं अपने लोगों का ख्याल खुद रख लूंगी। और ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई थी। और उन पेपर्स को जैसे ही शिंग देखता है तो वो शॉक रह गया था, क्योंकि वो एविडेंस थे सारे जो के कारनामों के। तो जो के पास जाते हुए वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम ऐसे इंसान
इंसान कब बन गई, तुम ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी और जितना जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ। अगर तुम मेरे घर पर रह रही हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि इस घर को तुम अपना घर समझने लगो। और ये कहकर वो अपने रूम में चला गया था और जो किसी को कॉल करते हुए काम के बारे में पूछती है ताकि वो इस घर को छोड़कर कहीं जा सके तो उसके पास पैसे तो हो। नेक्स्ट मॉर्निंग हम चेंग को देखते हैं जो कि फिर से रुआन के फादर से मिलने के लिए गई थी। तो रुआन के फादर कहते हैं कि तुम बर्बाद अपनी वजह से हुई हो, तुम मुझे परेशान मत करो, और उसकी इंसल्ट करते हुए वहाँ से चले गए थे। और वो तो बिल्कुल पागल ही लग रही थी और वो फिर मिलने जाती है रुआन से और रुआन को बद्दुआएं देने लगी थी और कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई, तुम भी अपनी माँ की तरह घटिया ही हो। ये सारी बातें सुनते हुए रुआन कहती है कि आप मेरी नहीं बल्कि अपनी वजह से बर्बाद हुई हैं, और हाँ, मेरी मदर को कुछ कहने के बारे में सोचिएगा भी मत क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपनी साली काली करतूतों का इल्जाम मुझ पर मत लगाएं, और उनको धमकाती है जिस पर वो जल्दी से वहाँ से भाग गई थी। रुआन रोने लगी थी चेंग के जाने के बाद और शिंग जो कि उसे देख चुका था उसके पास आकर उसको हक कर लेता है। तो रुआन उसे धक्का देते हुए बोलती है कि तुम भी उनके जैसे ही हो, और फिर वो वहाँ से जाकर जेंग से मिलती है और जेंग से कहने लगी थी कि मेरी मॉम को इन लोगों ने मिलकर मारा था, मुझे पूरा यकीन है इस बात पर। उनका एक्सीडेंट सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक सोचा समझा प्लान था, लेकिन मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है इसको प्रूफ करने के लिए। अब वो मिलती है अपने क्लासमेट लियो से और उससे हेल्प मांगती है। तो लियो कहने लगी थी कि मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, और वो फिर उस क्लब में गई थी जहाँ पर रुआन के फादर मौजूद थे और ऐसा प्रिटेंड करने लगी थी कि जैसे वो ड्रंक हो और रुआन के फादर को ज्वाइन करने के लिए बोलती है। तो रुआन के फादर तो वैसे ही बहुत ही ठगी इंसान है। दूसरी तरफ चेंग को जैसे ही उनके बारे में पता चला था तो वो जियान को सूप पिला रही थी और सूप उसके ऊपर गिराते हुए वहाँ से भाग गई थी। तो जियान कहता है कि ये साफ तो करके जाएं क्योंकि वो तो हाफ पैरालाइज है, अब हिल भी नहीं सकता। लेकिन चेंग को किसी भी चीज का होश नहीं था और भागते हुए पहुँचती है बार में अपने हस्बैंड के पास और कहती है क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम जानते हो हम पर कितना कर्जा है और यहाँ पर पैसे उड़ा रहे हो तुम। तो उन दोनों में झगड़ा होने लगा था और गुस्से ही में वो सारी बातें बोल देती है। जब रुआन के फादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ, तो चेंग कहती है कि क्यों, तुम मुझे डाइवोर्स कैसे दे सकते हो, तुमने रुआन की मदर को मारा, उसके बाद तुमने कहा कि मैं तुम्हें बचा लूं और मैंने तुम्हारा साथ दिया, मैंने तुम्हें बचाया और अब तुम आज मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चली जाऊँ या फिर तुम मुझे छोड़ रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब लू ये सारी बातें रिकॉर्ड करती है और उसने ये सारी बातें बता दी थी रुआन को। तो रुआन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी और जेंग से कहती है कि मुझे कुछ वक्त अकेले में रहना है, और वहाँ से चली गई थी वो जॉयलैंड जहाँ पर एक बच्ची और माँ को खेलते हुए देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी थी। और दूसरी तरफ शिंग उसको ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गया था। अब वो उसके पास जाते हुए उसे हक कर लेता है। कुछ मोमेंट्स ऐसे ही गुजर गए थे जिसके बाद पीछे हटते हुए वो कहने लगी थी कि यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम। तो शिंग कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर आ जाना चाहिए तुम्हें देखने के लिए, मैं परेशान हो रहा था। रुआन का मूड फ्रेश करने के लिए शिंग उसे लेकर जाता है साइकिलिंग करने के लिए और साइकिलिंग करते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं और बातें कहकर उसका मूड कुछ फ्रेश हो गया था और वो स्माइल करने लगती है। जिसके बाद हम लियो को देखते हैं जो कि रुआन के फादर को लेकर आ गई थी एक रूम में, लेकिन वहीं पर ही कुछ मीडिया पर्सन्स आ जाते हैं और लियो का हस्बैंड भी। तो रुआन के फादर बोलते हैं कि तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। अब उसकी वीडियो तो बन ही चुकी थी तो वो कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम बर्बाद हो जाओ तो तुम्हें हमें 50 मिलियन देने होंगे, वरना हम तुम्हारी काली करतूतों के बारे में पुलिस को बता देंगे। ये बात सुनते हुए तो रुआन के फादर काफी ज्यादा घबरा गए थे और उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करें, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो चले जाते हैं रुआन की कंपनी में और कहते हैं कि मुझे रुआन से मिलना है, लेकिन असिस्टेंट उन्हें मिलने नहीं देती। अब वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उसे तंग करने लगे थे। इतने में रुआन आ जाती है वहाँ पर और कहती है कि मेरे ऑफिस आकर आप ऐसा नहीं कर सकते। रुआन के फादर उसे पैसे मांगते हैं तो वो कहने लगी थी कि आप मेरे फादर हैं, आपको याद आ गया जब वो आपकी वाइफ और उसका बेटा मुझे बुली किया करते थे, तब नहीं याद था कि मैं आपकी बेटी हूँ। लेकिन रुआन के फादर तो वहाँ पर ड्रामा करने लगे थे और वीडियो बनाते हुए बोलते हैं कि देखो ये बेटी मेरे साथ क्या कर रही है इस उम्र में। सारे एम्प्लॉयज ने धक्के देकर उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया था और वीडियो बनने की वजह से सब रुआन को ही बुरा बोलने लगे थे। अब रुआन अगर कहीं भी जाती थी तो सब उसके बारे में बातें करने लगते थे कि कैसी बेटी है ये, इतना पैसा है इसके पास और इसका बाप पैसे को तरस रहा है और उसे सड़कों पर सोना पड़ रहा है इसकी वजह से। जेंग को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो जाने लगा था उनकी तरफ, लेकिन इतने में हम देखते हैं कि रुआन ने उसे रोक दिया था और कहती है कि इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं।
तभी शिंग जाता है रुआन के फादर के पास और उससे कहने लगा था कि पैसे चाहिए मैं दूंगा, चलो मेरे साथ। और फिर उनसे कहकर सारी पोस्ट डिलीट करवा दी थी और उनको पैसे देते हुए बोलता है कि अगर दोबारा रुआन के आसपास नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुआन के फादर पूछने लगे थे कि तुम कौन हो, तो शिंग कहता है कि इस बात से भी आपका कोई लेना देना नहीं, तो इसीलिए मत पूछे तो बेहतर होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। रुआन जानती थी कि शिंग ने ही ये सब कुछ करवाया है और वीडियोस डिलीट करवाई हैं। इस पर उसके फेस पर स्माइल आ गई थी और रुआन के फादर रूम में बैठकर सोचने लगे थे कि कुछ जिंदगी में सुकून तो आया, लेकिन वो जुआ खेला करते थे और रुआन के फादर की ये जुआ खेलने की आदत ही उनको बर्बाद करने वाली थी, क्योंकि एक दफा फिर से वो जुए में हार चुके थे और बॉस के सामने रोते हुए बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे 2 दिन का टाइम दे दे, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो वो पर्सन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस बार मैं तुम पर यकीन करूंगा, और अगर मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे दूं तो उसके बाद तुम मेरे हाथों जिंदा नहीं बचोगी अगर मेरे पास पैसे नहीं आए तो। ये बात सुनते हुए रुआन के फादर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। और नेक्स्ट सीन में हम रुआन और शिंग को देखते हैं जो कि ग्रैंडमा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर लेकर जा रहे थे उनके होम टाउन। अपने होम टाउन जाते हुए रुआन की ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली मैं अपने घर वापस आ गई, और उनको घर छोड़कर शिंग और रुआन दोनों जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, कुछ वेजिटेबल्स खरीदने के लिए, ताकि वो आकर घर पर खाना बना सके। वो एक साथ काफी ज्यादा खुश थे, शायद वो इस सबको एंजॉय भी कर रहे थे। यही तो मौका था जो कि उनको करीब ला सकता था एक दूसरे के। और सारी चीजें खरीदने के बाद वापस जाते हैं घर की तरफ, तो रास्ते में शिंग रुआन से कहने लगा था कि मैं जानता हूँ तुमने मेरे और जो के बारे में बहुत कुछ गलत सोच रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि तुम सोचती हो। मेरे जो के ख्याल रखने की वजह से तुम्हें लगता है कि शायद मैं उसको लाइक करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ और इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ ग्रैंडमा का ख्याल रखने के लिए भी। तो रुआन स्माइल करते हुए बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। और कुछ ही देर में वो वापस घर पहुँच गए थे, जहाँ पर ग्रैंडमा देखती है शिंग को काम करते हुए। कुछ ही देर में खाना बन गया था और वो साथ बैठकर खाना खाते हैं। और रात में हम रुआन के फादर को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, क्योंकि उनके पीछे अब गुंडे लग चुके थे। 2 दिन गुजर गए हैं लेकिन पैसे नहीं मिले। तभी वहाँ पर आ जाता है शिंग जो कि कहने लगा था कि सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें बचा भी लूंगा इन गुंडों से, लेकिन तुम्हें सबके सामने सच बोलना होगा। तुमने आखिर क्या किया रुआन की मदर के साथ? तो वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो शिंग कहता है फैसला तुम्हारा है, इन गैंगस्टर्स के हाथों मरना है या सच बताकर जेल जाना है। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो जेल चले जाएंगे, कम से कम वहाँ पर मरेंगे तो नहीं, क्योंकि शिंग ने कहा था कि वो उनको बचा लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ही मीटिंग के बाद रुआन को जेंग बताता है कि आपको पता है आपके फादर को जेल ले जाया गया है और लियो को भी अरेस्ट किया गया है, क्योंकि उसने आपके फादर से 50 मिलियन लिए उनको ब्लैकमेल करके। ये बात सुनते हुए रुआन कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि लियो ये सब कुछ भी कर सकती है। और दूसरी तरफ शिंग वो जो से मिलते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, बेहतर होगा कि तुम अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो। तो वो कहती है तुम ये सब रुआन की वजह से बोल रहे हो, रुआन ने तुम्हें फोर्स किया है ना ये बोलने के लिए, मैं जानती हूँ। तो शिंग कहने लगा था कि खबरदार अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी बोला या उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की, मैं इस बार बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम्हारी ये सारी हरकतें। जोर होने लगी थी, लेकिन इतनी जल्दी वो हार मानने वालों में से कहाँ थी। अब वो रुआन को बर्बाद करेगी, ये डिसाइड कर लिया था उसने। नेक्स्ट मॉर्निंग ही शिंग एक रिंग रेडी करवाता है, तो असिस्टेंट पूछने लगा था कि क्या आपने ये मैडम के लिए रेडी करवाई है, प्रपोज करने वाले हैं आप उनको? तो शिंग कहता है कि मैं सोच तो रहा हूँ। और फिर अजीब से हुलिये में वो मिलने जाता है रुआन से। तो रुआन आते हुए उसको देखकर बोलती है कि तुम्हारा ड्रेस बहुत ही हॉरिबल लग रहा है सच में। और रात में वो एक मीटिंग में जाते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट हान मौजूद था और वो बार बार फ्लर्ट करने की कोशिश करता है रुआन से। ये देखते हुए तो शिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो बार बार हान को वार्न करते हैं, तो हान गुस्सा होकर वहाँ से चला गया था। और शिंग कहता है कि रात को मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा, क्या तुम जानना चाहती हो कि क्या था वो? तो रुआन उससे पूछती है, जिस पर वो कहता है कि वो ख्वाब जिसमें तुम नहीं थी, मुझे लगा कि तुम मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आओगी। तो रुआन ये सुनते हुए हंसने लगी थी और फिर वो वापस चली जाती है अपने घर पर। सीन चेंज होता है और हम ग्रैंडपा को देखते हैं, जिन्हें उनका असिस्टेंट बताने लगा था कि हमने गलत लड़की को पहचान लिया था। इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला है कि सर को जिसने बचाया था वो लड़की जो नहीं बल्कि रुआन थी। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं रुआन को जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ पर। और वहीं पर शिंग बेहोश हो जाता है, तो वो उसको कुछ मेडिसिन देती है ताकि वो होश में आ जाए, लेकिन उसे जल्दी थी इसलिए वो वहाँ से फौरन चली गई थी। और तभी आती है वहाँ पर जो, अब उसे होश आ चुका था। तो शिंग को यही लगता है कि शायद जो ने उसको बचाया और जो ने भी उससे झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने तुम्हें बचाया। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि फाइनली मैंने शिंग के लिए एक सही लड़की ही चूज की थी अपनी लाइफ में, अब मुझे किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं होगा। रात में हम शो देखते हैं जहाँ पर लाइव हुआ रुआन को प्रपोज करता है, लेकिन रुआन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और कहती है कि आई एम सॉरी लेकिन हम फ्रेंड्स ही रहे तो बेहतर होगा, मैं अभी किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती। तो हुआ वहाँ से चला गया था और उसके बाद वहाँ पर
शिंग आते हुए कहता है कि फाइनली तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहती है कि अगर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया मैंने। तो शिंग हंसते हुए कहता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट भी तो नहीं किया, चांस है मेरे पास, फिक्र मत करो और मुझे बताओ कि तुम ग्रैंडपा से मिलने कब आ रही हो, वो याद कर रहे थे तुम्हें। तो वो हंसते हुए बोलती है अरे मैं आ जाऊंगी जब मुझे टाइम मिलेगा। और फिर रात में हम जो को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा के पास गई थी मिलने के लिए। तो ग्रैंडपा उस पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि इतने सालों से तुम हमें धोखे में रखती हुई आ रही हो, तुम्हें क्या लगा कि हमें कभी सच पता ही नहीं चलेगा कि तुमने उसको नहीं बचाया था। जो काफी ज्यादा एंशियस हो गई थी और वो कहती है कि ग्रैंडपा देखिए आप मेरी बात सुने, और इसे सब में उसने ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर दिया था तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। तो वो खुद पर भी अटैक करते हुए खुद को भी इंजर्ड कर लेती है। इतने में रुआन ग्रैंडपा से मिलने के लिए आई थी और उनको ऐसे इंजर्ड देखकर परेशान हो जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। तो उन दोनों को लेकर हॉस्पिटल ले जाया गया था। शिंग जो से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो जो कहती है कि अब तो तुम खुश होना मुझे इस हाल में देखकर। इस पर वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता। हॉस्पिटल में वो बहुत ही मजे से चिप्स खा रही थी, लेकिन जैसे ही देखती है कि शिंग उससे मिलने आने वाला है तो चिप्स रखकर मासूम सा मुंह बनाकर बैठ गई थी। और शिंग आकर पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। तो वो कहती है कि पता नहीं किसी ने हम पर अटैक कर दिया, मैं ग्रैंडपा को नहीं बचा पाई। ये बात सुनते हुए वो बोलता है कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा और ग्रैंडपा को तो हम बचा लेंगे और जिस पर्सन ने भी तुम दोनों पर अटैक किया है वो नहीं बचेगा। शिंग के वहाँ से जाने के बाद वो सोचने लगी थी कि बस अभी से सच पता ना चले। और एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी जिसमें सब देख रहे थे कि रुआन एक मार्शल आर्टिस्ट है और वो सोचते हैं कि कितनी टैलेंटेड है ये लड़की। रुआन ग्रैंडमा से मिलती है और उनके साथ लंच कर रही थी। तो ग्रैंडमा बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी पोती इतनी ज्यादा टैलेंटेड होगी। इस पर रुआन हंसने लगती है और फिर वो खाना लेकर जाती है ग्रैंडपा के लिए। लेकिन शिंग उससे कहने लगा था कि अभी ग्रैंडपा से मत मिलो, उनकी हालत कभी भी खराब हो सकती है। तभी जो वहाँ पर आ गई थी और शिंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं ग्रैंडपा से मिलना चाहती हूँ। तो वो उसे ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए ले गया था। इतने में असिस्टेंट वहाँ पर आता है जो कि उसे कहने लगा था कि हमारे शेयर्स गिर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो जो कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है इसका, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मेरी फैमिली हेल्प कर सकती है तुम्हें। ये बात सुनते हुए इसके लिए शिंग मान गया था और बाहर से गुजरती हुई रुआन ये सुनते हुए वहीं पर ठहर गई थी और फिर वहाँ से जाती है। लेकिन वो काफी ज्यादा सैड हो गई थी, उसने कोई भी उम्मीद नहीं लगाई शिंग से, लेकिन फिर भी उसका दिल दुखा था इससे। एक मंथ बाद शादी का दिन भी आ जाता है और जो बहुत ज्यादा खुश थी कि फाइनली आज शिंग उसका हो जाएगा। और रेडी होने के बाद वो स्टेज पर चली जाती है। वहाँ पर बहुत से मेहमान भी मौजूद थे। शिंग स्टेज पर आता है और उसे देखकर जो के फेस पर स्माइल आ गई थी। तो शिंग कहता है आई एम सॉरी, लेकिन इस अलायंस के लिए मेरे सीनियर्स नहीं माने। और हम वहाँ पर देखते हैं ग्रैंडपा को जो कि ठीक होकर बैठे थे, लेकिन इस बात के बारे में इस वक्त जो को नहीं पता। और ग्रैंडपा के साथ साथ रुआन भी वहाँ पर मौजूद थी। शिंग जो को बोलने लगता है कि तुमने क्या किया ये तो तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती होगी। और वो फ्लैशबैक को याद करता है कि जो को शादी के लिए हाँ करने के बाद वो रुआन से मिला था और रुआन से कहता है कि मुझे कुछ गलत लग रहा है यहाँ पर। ग्रैंडपा के हॉस्पिटल जाने के बाद बटलर यांग ने अचानक से रिजाइन कर दिया, लेकिन क्यों कुछ भी समझ में नहीं आया। और जो उसकी तो मुझे वैसे ही बातें समझ में नहीं आ रही, बहुत ही कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर, दाल में कुछ काला है और मुझे उसको ढूंढना होगा, इसीलिए तो मैंने शादी के लिए हाँ की है। और उसे फुल कॉन्फिडेंस में लेता है, जिसके बाद रुआन उसे किस करते हुए अपने घर चली गई थी। और शिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने असिस्टेंट के साथ भागते हुए वापस आ गया था। अब बटलर यांग को ढूंढते हुए वो बटलर यांग से पूछता है कि बताओ क्या है ये सब कुछ। तो बटलर यांग ने उसे सारा सच बता दिया था कि जिसने आपकी सालों पहले जान बचाई वो जो नहीं बल्कि रुआनसू थी। ये बात ग्रैंडपा को पता चल गई थी और उस रात जो आई थी ग्रैंडपा से मिलने के लिए। ग्रैंडपा ने जो पर काफी गुस्सा किया तो जो ने ग्रैंडपा पर ही अटैक कर दिया। मैं ग्रैंडपा को बचा नहीं पाया, मैं इसीलिए बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर शिंग कहता है कि जो मैं किसी को मिलवाना चाहता हूँ तुमसे। तभी ग्रैंडपा खड़े हो गए थे और स्टेज पर आते हैं। ये देखकर तो जो के चेहरे का रंग ही उड़ गया था और ग्रैंडपा सबको बताने लगे थे कि 1 महीने पहले मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने वाली लड़की ये है जो कि आपके सामने खड़ी है, ये एक धोखेबाज है। ये बात सुनते हुए वो चीखने लगी थी कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सच तो सामने आ ही चुका था। और रात में वो बाहर जाती है और छत पर खड़ी होकर सोचने लगी थी कि अब वो सुसाइड कर ले। तभी रुआन आती है वहाँ पर। तो रुआन को देखकर वो कहने लगी थी कि अब तो खुश होना तुम, मैं मर जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो रुआन कहती है कि ठीक है मर जाओ, लेकिन तुम्हारे मरने से क्या होगा,
शिंग मेरा हो जाएगा और फिर मेरी जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहती हो और अपनी लाइफ अच्छे से शुरू करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अब वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है ताकि वो जो को रीअश्योरेंस दे सके, लेकिन जो के फेस पर एक केवल स्माइल आ गई थी और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा साथ दूंगी या मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, और उसे खींचकर नीचे छलांग लगाने ही वाली थी। लेकिन तभी वहाँ पर पहुँच जाता है शिंग, जिसने पकड़ लिया था रुआन का हाथ। वो रुआन को गिरने से बचा लेता है, लेकिन जो छत से नीचे गिर गई थी और इसी वजह से डेथ हो जाती है उसकी। पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेट करने पर उन्होंने भी यही डिसीजन लिया था कि उसने सुसाइड की है। रुआन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी। अब ग्रैंडपा उससे मिलते हैं और उससे माफी मांगते हैं, तो वो कहती है कि ग्रैंडपा पास्ट को भूल जाएं, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हम उन सबको देखते हैं डिनर पर, जहाँ पर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश थे और कहते हैं कि अब हम साथ रहने वाले हैं। और एक लेडी रुआन से बोलती है कि तुमने क्या सोचा है शिंग के साथ वापस आने के लिए। तो वो कहती है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक इंसान पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, मैं सिर्फ अपने करियर को फोकस करना चाहती हूँ इस वक्त। और वहाँ से चली गई थी और उसके बाद शिंग भी सबसे अपोलोजाइज करते हुए वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर वो उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, और अपनी गाड़ी लेने के लिए गया था। तभी रुआन वहीं पर खड़ी थी कि इतने में उसकी क्लास वहाँ पर आ जाती है और उसके क्लासमेट्स उसको बुली करने लगे थे कि शायद तुम किसी को डिजर्व ही नहीं करती, इसीलिए तो शिंग ने तुम्हें छोड़ दिया। तो शिंग वहाँ पर आते हुए कहता है कि किसने कहा कि मैंने इसे छोड़ दिया, और रुआन को लेकर वहाँ से चला गया था। वो उसे घर ड्रॉप करता है और सब कुछ ऐसे ही चलने लगा था। वो साथ कोऑपरेट करते हैं। उनकी कोलैबोरेशन की वजह से एक और न्यू हॉस्पिटल भी बन गया था। सब उनके लिए बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनको और ज्यादा सक्सेस मिल रही थी। अब रुआन ग्रैंडमा से मिलती है जो कि बोलती है कि तुम अपने बारे में भी सोचो। तो वो कहती है कि जी ग्रैंडमा, मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। और फिर वो शिंग के साथ जाती है एक डिनर पर, जहाँ पर शिंग उसके लिए रिंग लेकर जाता है और उसे प्रपोज करते हुए बोलता है कि क्या मेरे साथ रहना चाहोगी। अब तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मान जाओ। तो वो कहती है कि हाँ कोशिश करो जरूर, लेकिन मैं भी जानबूझकर तुम्हें तंग कर रही हूँ। ये बात सुनते हुए वो हंसने लगा था, तो उसको देखकर रुआन भी हंसने लगी थी। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।